नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर संजोग मेकेवार. आई एम कंसल्टेंट इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन and also the director of Jivisha Spine Pain and Regenerative Clinic. तो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि सेकेंडरी हेडेक्स जो होते हैं वो 10% ऑफ द हेडेक्स के कॉजेज होते हैं, बट उनका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कुछ ऐसे भी हेडेक्स हैं, सेकेंडरी हेडेक्स, जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं. ओके, सो अब हम उस टॉपिक में और डेप्थ में जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेकेंडरी हेडेक्स के अलग अलग क्या क्या कॉजेज होते हैं और उनमें किस तरीके का प्रेजेंटेशन पेशेंट में देखने को मिल सकता है. तो मोटा मोटा अगर हम डिवाइड करें तो सेकेंडरी हेडेक्स को हम इसमें सेकेंडरी हेडेक्स के कॉजेज को हम दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द इंट्राक्रेनियल कॉजेज. ओके, इंट्राक्रेनियल कॉजेज मतलब आपके स्कल बोन के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसकी वजह से अगर सेकेंडरी हेडेक हो रहा है तो देन दोज आर द इंट्राक्रेनियल कॉजेज. एंड द अदर इज द एक्स्ट्राक्रेनियल कॉजेज. ओके, एक्स्ट्राक्रेनियल कॉजेज मतलब आपके स्कल बोन के बाहर जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां कुछ पैथोलॉजी है एंड बिकॉज ऑफ विच यू आर गेटिंग हेडेक्स, देन दैट इज योर सेकेंडरी हेडेक बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्राक्रेनियल कॉजेज. अब इंट्राक्रेनियल कॉजेज में भी हम उसको दो हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं. ओके, तो वन इज स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स and the other is non-space occupying lesions. ओके, सो यहां एक कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा. हमने देखा था ये हमारा ब्रेन टिश्यू है, ये हमारा ब्रेन है, राइट. तो ब्रेन जो है इट इज एंक्लोज्ड विद इन आ स्कल बोन, राइट. ओके, सो इन स्कल बोन के अंदर देर आर थ्री थिंग्स. वन इज योर ब्रेन दैट वी हैव सीन. The other is a fluid which is present inside your brain tissue and inside your spinal canal, which is called as the CSF. And the third is the blood vessels. So there are many blood vessels which are there on the brain tissue and around the brain tissue in the meningeal structures. So यहाँ पे तीन चीजें हैं, ब्रेन टिश्यू, एक CSF एंड थर्ड इज योर ब्लड वेसल्स. सो कोई ऐसा कॉज जिसके वजह से देर इज इंक्रीज इन द मास ऑफ ब्रेन टिश्यू और देर इज इंक्रीज इन CSF और देर इज इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इनसाइड योर स्कल बोन, those can present as the secondary headaches. तो इसमें एक एक करके हम देखेंगे कि what are different causes of increase in the structures inside the skull bone. तो अगर ब्लड के बारे में पहले हम बात करेंगे, तो अगर आपको कोई रिसेंट इंजरी हुई, आपका एक्सीडेंट हुआ है और एक या दो दिन के बाद आपको हेडेक महसूस होना चालू हो गया है, then you should think about something called as intracranial hemorrhage. Okay, so there can be some bleeding which might have happened inside the skull bone which is causing your headache. तो इसमें जो इंट्राक्रेनियल हिमोरेज होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक द एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमोरेज कॉल्ड एज EDH और लाइक द सब ड्यूरल हिमोरेज और इंट्रा सेरिब्रल हिमोरेज. सो दीज आर द डिफरेंट एरियाज इन विच आपको ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है और वो सब हेडेक जैसा प्रेजेंटेशन कर सकता है. नाउ देयर इज वन स्पेशल काइंड ऑफ ब्लीडिंग that happens inside the brain which is called as subarachnoid hemorrhage. ओके, subarachnoid hemorrhage. और इस टाइप के हिमोरेज में आपको बहुत ही टिपिकल सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे कि थंडर क्लैप हेडेक. जो आपका हेडेक होगा वो इतना सीरियस, इतना वर्स होगा, आपको ऐसा सेंसेशन होगा कि कुछ बिजली की तरह आपके हेडेक में बिजलियां गिर रही है.
उस तरीके का सेंसेशन होगा, एंड यू मे लेबल इट एज द वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ। ओके, सो ये इस तरीके का सीवियर हेडेक होता है जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। सेकेंडली, इस हेडेक में यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व सम अदर सिम्टम्स और सम अदर साइंस, एंड व्हाट आर दिस, आपको इसके साथ उल्टी जैसी सेंसेशन या उल्टियां एक्चुअल में होती है। ओके, यू कैन हैव फोटोफोबिया और फोनोफोबिया, मतलब आवाज से, लाइट से जो है आपका जो सर दर्द है वो बढ़ता है। यू कैन हैव नेक रिजिडिटी, तो आपको सडनली फील होगा कि आपकी जो नेक है थोड़ी सी टाइट हो रही है। एंड फोर्थ इज व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूरो डेफिसिट, तो अगर ये कोई स्पेसिफिक एरिया में अगर ये ब्लीडिंग हो रही है तो आपको उस तरीके के नर्व के सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे पैरास्थीसिया, वीकनेस, अगर वो ऑक्यूलर ऑक्सीपिटल एरिया में है देन यू विल गेट द विजुअल डिस्टर्बेंसेस। सो इस तरीके के न्यूरो डेफिसिट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये दो तरह के ब्लीडिंग के कॉजेस जो हैं वो सेकेंडरी हेडेक जैसा प्रेजेंट करते हैं। अभी नेक्स्ट हम आते हैं ग्रुप ऑफ कंडीशंस ऑफ सेकेंडरी हेडेक जो कि ब्रेन टिश्यू से रिलेटेड है। तो इंक्रीज इन ब्रेन टिश्यू। ओके, तो यहां स्पेसिफिकली हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। वन इज योर ब्रेन ट्यूमर्स। नाउ ब्रेन ट्यूमर्स कैन बी प्राइमरी or it can be secondary tumors or metastasis. Okay, next is specific type of tumor which is called as pituitary tumor. Most common pituitary tumor is pituitary adenoma, right? तो इसके बारे में अलग से बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो सिम्टम्स पेशेंट्स को होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं नॉर्मल ब्रेन ट्यूमर के कंपैरिजन में। एंड लास्टली विल टॉक अबाउट द ब्रेन एब्सेस। ओके, सो ब्रेन ट्यूमर्स जैसे हमने बोला प्राइमरी हो सकते हैं, ब्रेन में ही शुरू होने वाले ट्यूमर्स प्राइमरी ट्यूमर्स, और कहीं और के ट्यूमर जो ब्रेन में आके डिपॉजिट हो जाते हैं दोज आर कॉल्ड एज दी सेकेंडरी ट्यूमर्स और मेटास्टेसिस। तो हमने पहले जैसे एक रेड फ्लैग्स में हमने देखा था, इफ देयर इज अ पोजिशनल चेंज इन योर हेडेक, ठीक है, आप जब लेटते हैं तो हेडेक बढ़ जाता है, आप जब बैठते हैं तो आपका हेडेक कम हो जाता है, देन दैट इज एन इंडिकेशन दैट यू मे बी हैविंग अ ब्रेन ट्यूमर। along with this there can be some neuro deficits that you may observe, मतलब अगर वो ब्रेन ट्यूमर आपके मोटर कॉर्टेक्स में है, मोटर कॉर्टेक्स जो हमारे बॉडी का मूवमेंट कंट्रोल करता है, अगर वो वहां पे है तो यू मे फील सम वीकनेसेस इन दोज एरियाज। अगर वो आपके ऑक्सीपिटल एरिया में देन यू विल हैव सम विजुअल डिस्टर्बेंसेस। तो उस तरीके के न्यूरो डेफिसिट्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ये आपका जो ट्यूमर है वो आपके कॉर्टिकल एरिया के बहुत नजदीक, कॉर्टिकल एरिया इज द आउटर लेयर ऑफ योर ब्रेन टिश्यू, तो अगर उसके बहुत नजदीक है तो आपको सीजर्स या मिर्गी के अटैक्स भी इन ऐसी कंडीशंस में आ सकते हैं। एंड अलोंग विद दिस देयर कैन बी सम सिस्टमिक सिम्टम्स लाइक वेट लॉस, अ वेरी कॉमन सिम्टम, बहुत लोगों का कम ड्यूरेशन में 2 या 3 महीने में 10 किलो 15 किलो वजन कम हो जाता है। देयर कैन बी सम माइल्ड ग्रेड फीवर associated. So these are the systemic symptoms which combined with either seizures, neurodeficits, positional change in your headache, then that should strike you that you can have a brain tumor. Now, specific type of brain tumor that we are talking about is pituitary adenoma. Yes, so pituitary is basically a small organ which is there inside your brain, which sits in your skull bone, which is called as the sella turcica. Now, यहाँ पे आपके जो आंखों की रोशनी जिस नसों के थ्रू जाती है जिनको हम ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं, ओके, सो आपकी ऑप्टिक नर्व्स जो होती है वो ये पिट्यूटरी ट्यूमर के बहुत ही नजदीक से गुजरती है, और ऑप्टिक नर्व्स वही नर्व्स हैं जिसके थ्रू हम देख पाते हैं। तो जब भी पिट्यूटरी का साइज बढ़ता है बिकॉज ऑफ दिस ट्यूमर, वो ये ऑप्टिक नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन या प्रेशर पैदा करता है, एंड देन वी हैव सम विजुअल डिफेक्ट्स which is specifically called as bitemporal hemianopia. ओके, सो हमें
सिर्फ सेंटर की चीजें दिखती हैं और साइड साइड की चीजें दोनों ही तरफ वो दिखना बंद हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज बाइटेम्पोरल हेमियानोपिया। इसमें और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है या जो इंपॉर्टेंट हमें नोटिस करनी होती है वो है द साइंस ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनोमा और प्रोलैक्टिनेमिया। मतलब क्या कि आपका जो प्रोलैक्टिन लेवल्स होता है बॉडी का वो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और इफ देयर इज अ पिट्यूटरी ट्यूमर देन देयर इज हाइपर सेक्रेशन ऑफ दिस प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड बिकॉज ऑफ विच देयर इज प्रोलैक्टिनेमिया, जिसके वजह से क्या क्या हो सकता है, जिसके वजह से हो सकता है गैलेक्टोरिया, देयर इज इंक्रीज्ड मिल्क सेक्रेशन, देयर इज इन मेल्स व्हाट कैन बी देयर कैन बी गायनेकोमैस्टिया, मतलब आपके ब्रेस्ट का साइज जो है वो बढ़ने लग जाएगा मेल्स में। फीमेल्स में क्या हो सकता है, देयर कैन बी मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज, देयर कैन बी मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज, ओके, एंड देयर कैन बी सेक्सुअल डिसफंक्शंस and loss of libido. Okay, so these are the symptoms which can be associated with visual disturbances, and then you can think of the pituitary adenoma. Okay, now next we will go to the brain abscess. Okay, so brain abscess मतलब आपका ब्रेन टिश्यू के अंदर पस का कलेक्शन ऑफ पस। सो अगेन यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर इफेक्ट, अगर कहीं वो स्पेसिफिक एरियाज में प्रेशर कर रहा है तो देयर विल बी न्यूरो डेफिसिट्स, ओके, एंड बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन, तो पेशेंट को फीवर, इट कैन बी माइल्ड ग्रेड और इट कैन बी हाई ग्रेड फीवर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन। सो यहाँ पे हमने देखा कि ब्रेन टिश्यू में ब्रेन ट्यूमर, स्पेसिफिक ट्यूमर लाइक पिट्यूटरी ट्यूमर, या कलेक्शन ऑफ पस इन द ब्रेन कॉल्ड एज ब्रेन एब्सेस, ये सभी आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ाते हैं, जिनके वजह से आपको सेकेंडरी हेडेक होता है। Now we'll go to the third group of conditions which actually come into the category of space occupying lesions and which lead to increase in the cerebrospinal fluid levels in the brain. Okay, so any kind of increase in cerebrospinal fluid levels in the brain, we call that as hydrocephalus. Okay, so hydrocephalus के अलग अलग types होते हैं, like the communicating, non-communicating. So we'll not go into the depth of these different types of hydrocephalus, but the basic thing is अगर आपके ब्रेन के अंदर का CSF वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपके पास स्पेस लिमिटेड है स्कल के अंदर, तो अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, एंड दिस इज लीडिंग टू योर सेकेंडरी हेडेक। तो यहाँ पे पेशेंट्स को हेडेक्स के साथ साथ व्हाट विल दे सी, दे विल आल्सो सी दैट द पेशेंट मे डेवलप ऑल्टर्ड सेंसोरियम। सो पेशेंट पूरी तरीके से होश में नहीं रहता है, ही इज अ बिट ड्राउजी। सेकेंड, देयर कैन बी चेंज इन द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द पेशेंट। ओके, सो पेशेंट बहुत ही एजिटेटेड रहता है, पेशेंट पूरी तरीके से होश में नहीं रहता है, पेशेंट को सीवियर हेडेक्स होते हैं, देन यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग कॉल्ड एज हाइड्रोकेफेलस। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे अनदर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स की तरफ which are non-space occupying lesions. Okay, so we'll continue here. The non-space occupying lesions. Okay, so non-space occupying lesions के अंदर what are the different conditions? तो पहला आता है meningitis और एनकेफेलाइटिस, एंड व्हाट इज दैट? तो हमने देखा था आपका ब्रेन जो टिश्यू है इट इज सराउंडेड बाय समथिंग कॉल्ड एज मेनिंजेस। तो अगर उन मेनिंजेस के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या ब्रेन टिश्यू में इटसेल्फ कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज मेनिंजाइटिस एंड एनकेफेलाइटिस। ओके, तो अगर इस तरीके के कुछ इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, देन पेशेंट्स विल प्रेजेंट विद हेडेक, अलोंग विद दिस पेशेंट विल आल्सो हैव फीवर। They can have, if there is meningitis, he will present with called as meningeal signs. तो हमने पिछले इसमें देखा था
What are the meningeal signs? Meningeal signs like nausea, vomiting, photophobia, phonophobia, neck rigidity, neurodeficit. So all these signs will come along with the headache. So अगर इस तरीके का है तो you will think about the meningitis or encephalitis. Second comes your CVST. What is that? Cerebrovenous sinus thrombosis. तो हमारा ये ब्रेन टिश्यू है, ये ब्रेन के ऊपर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं. देयर आर सम वेन्स आल्सो लाइक द सुपीरियर सजाइटल साइनस, like inferior sagittal sinus, there is transverse sinus, straight sinus, sigmoid sinus. ये अलग अलग तरीके के वेन्स, वीनस सिस्टम है ब्रेन में, जो हमारा ब्रेन का ब्लड जो है वो हमारे हार्ट की तरफ ड्रेन करते हैं. इफ बिकॉज ऑफ सम रीजन देयर इज क्लॉट फॉर्मेशन इनसाइड दीज वीनस साइनसेस, जो ब्लड की गांठ अगर बन रही है, then it leads to something called as cerebrovenous sinus thrombosis. तो इसमें patient again will have a headache which will be very severe. Along with that there will be signs of increased intracranial pressure. तो आपके सर के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? अगेन देयर विल बी नोशिया, वॉमिटिंग, राइट. अगर अंदर का प्रेशर बढ़ता है तो हमने साइंस में देखा था, देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज पैपिलोइडेमा. ऑप्टिक डिस्क का जो ऑप्टिक डिस्क में सूजन बढ़ जाएगी, दैट विल बी पैपिलोइडेमा. देयर विल बी डिक्रीज्ड मेंटल स्टेटस. सो पेशेंट पूरी तरीके से होश में नहीं रहेगा. देयर विल बी ऑल्टर्ड सेंसोरियम. पेशेंट मे हैव इवन सीजर्स. ओके, तो पेशेंट को सीजर्स भी हो सकते हैं, दैट इज मिर्गी के अटैक भी आ सकते हैं. तो ऐसी कंडीशंस लोगों में क्यों डेवलप होती हैं, खून की गांठें क्यों बनती है? तो देयर कैन बी समथिंग कॉल्ड एज हाइपर कोएगुएबल स्टेट विच मे बी देयर इन द पेशेंट. मतलब खून की गांठ बनने की जो क्षमता होती है वो कुछ पेशेंट्स में ज्यादा होती है. ओके, और वो जेनेटिकली भी हो सकती है ज्यादा. ओके, or because of some drugs, like if there are female patients who are taking OC pills, तो OC pills लेने वाली फीमेल जो होती है उनमें there is a tendency to get this CVST because of formation of blood clots in the cerebral sinuses. Genetic condition में factor 5 Leiden syndrome. ओके, सो इस तरीके की जेनेटिक कंडीशंस होती है जिसमें खून की गांठें बन सकती है. तो दोस्तों नेक्स्ट इस कैटेगरी में आता है आर्टीरियल डिसेक्शन. व्हाट इज आर्टीरियल डिसेक्शन? सो अगर आपकी जो नेक के लेवल पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, लाइक द कैरोटिड और लाइक द वर्टिब्रल आर्टरीज, उनके जो लाइनिंग वॉल है उसमें अगर कुछ इंजरी हो जाती है, which can be secondary to a road traffic accident, या आप गिर गए उसके बाद आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो that can lead to this arterial dissection. और इसमें आपको हेडेक के साथ और क्या क्या होगा? There can be, you can see something called as Horner syndrome. आपकी आंखों की पुतलियां जो है वो नीचे की तरह ड्रूप हो जाएगी, या आपकी आंख की जो पुतली है वो छोटी हो जाएगी. इस तरीके के कुछ सिम्टम्स आते हैं बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड डैमेज टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपकी आंखों की तरफ जाता है. उसके साथ साथ ही आपको कुछ सिम्टम्स आएंगे जैसे कि टिनिटस विच विल बी पल्सटाइल. ओके, सो आपको कानों में कुछ आवाजें आएंगी विच विल कोरिलेट विथ योर आर्टेरियल पल्स, दैट इज कॉल्ड एज दी पल्सटाइल टिनिटस. या फिर आपको साथ साथ में नेक पेन भी होगा. ओके, तो अगर आपको नेक पेन है, आपको कुछ आवाजें, टिनिटस, कानों से आवाजें आ रही हैं, which is pulsatile, you have Horner syndrome and you have headache, then you have to think of something called as arterial dissection. Okay, and lastly in this category comes something which is called as idiopathic intracranial hypertension. So what is this? So basically in this condition there is increase in intracranial pressure. तो इस पेशेंट्स में अगर आप MRI निकालेंगे तो MRI will be absolutely normal, but the patient will be having the signs of increased intracranial pressure. What is that? That is again nausea, vomiting, altered mental status, papilloedema, seizures. तो ये सब symptoms भी आपको इसमें देखे जा सकते हैं. हाउ टू डायग्नोज दिस कंडीशन? तो इसमें हम जनरली लंबर पंचर करते हैं, एंड लंबर पंचर करने के बाद जो ओपनिंग प्रेशर होता है दैट विल कोरिलेट विद द प्रेशर इनसाइड द ब्रेन टिश्यू.
then that pressure will be very high and that is how we have to diagnose. तो ये आपका MRI में diagnose नहीं हो पाता इतना अच्छे तरीके से, but lumbar puncture से diagnose किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि what are the different intracranial causes of your secondary headache, and now we will talk about what are the extracranial pathologies which actually lead to your secondary headaches. तो इसमें हम 2-3 स्पेसिफिक कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जो कि सेकेंडरी हेडेक्स का कारण बन सकती है। तो फर्स्ट एक्स्ट्राक्रैनियल पैथोलॉजी इज बेसिकली साइनोसाइटिस। तो हमने देखा था कि हमारे हेड एंड फेस के रीजन में देयर आर मल्टीपल साइनसेस लाइक द मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, एथमोइड साइनस, स्फिनोइड साइनस। तो अगर किसी वजह से इन साइनसेस के अंदर इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है then they can present as sinusitis। तो ऐसे मरीजों को भी हेडेक का सेंसेशन होता है और इसके साथ साथ what are the other symptoms that will be seen here? So there can be a nasal congestion, okay? There can be nasal congestion, there will be associated fever which may be mild or it can be high grade fever, there will be rhinorrhea, okay? So patient की जो नाक है कंटिन्यूसली बहती रहती है एंड अगर आप इसको आप प्रेस करके देखेंगे, जैसे ये मैक्सिलरी साइनस है, ये फ्रंटल साइनस है, आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन सेंसेशन फील होगा, दे विल बी टेंडर टू पाल्पेट। ऐसे पेशेंट्स अगर झुकेंगे आगे की तरफ तो उनमें ये वाला पेन जो है एक्सेसरबेट हो जाता है। तो लास्ट पॉइंट इन दिस विल बी टेंडर टू पाल्पेशन, ओके? तो अगर आपको फीवर है, नेजल कंजेशन है, नाक बह रही है, टेंडरनेस है ये एरियाज में, then it points towards that you have sinusitis which is leading to your secondary headache. Now next very important a condition which should be diagnosed as early as possible is giant cell arthritis या जिसे हम temporal arthritis भी कहते हैं। वैसे तो दोस्तों इसका ये कंडीशन का जो इंसिडेंस है बहुत ही कम है, बट अगर ये सही टाइम पे डायग्नोज नहीं हुई तो पेशेंट कैन लूज विजन परमानेंटली। तो ये किस वजह से होता है? देयर इज एन आर्टरी कॉल्ड एज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ओके? सो दैट इज द ब्लड वेसल विच इज प्रेजेंट हेयर इन योर टेम्पोरल एरिया, और उस वेसल में अगर कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया है देन there will be formation of clots inside that vessel and उसकी वजह से एक सिवियर हेडेक, बहुत ही सिवियर इंटेंसिटी का हेडेक पेशेंट को टेम्पोरल रीजन में होगा, सिवियर इंटेंसिटी हेडेक, okay? There will be jaw claudication, so patient will be, it will be difficult for patient to move his jaw, या फिर वो jaw move करता है ज्यादा तो it will become very painful। नेक्स्ट विल बी, जैसे मैंने बोला, विजुअल चेंजेस एंड पेशेंट कैन एक्चुअली लूज हिज और हर विजन परमानेंटली। तो ये पेशेंट्स जो होते हैं जनरली ओल्ड एज के होते हैं, एज मोर देन 60 इयर्स, और आप एक्सटर्नली देखेंगे तो आपको आर्टरी बहुत ही ज्यादा डायलेटेड और बहुत ही फिक्स्ड तरीके से दिखेगी, एंड सो इट बिकम्स वेरी इजी टू डायग्नोज एक्सटर्नली। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी जो एक्स्ट्राक्रैनियल पैथोलॉजीज में आती है वो है न्यूरैल्जियाज। सो हमारे स्कल फेस के ऊपर देयर आर डिफरेंट नर्व्स एंड उन नर्व्स का कुछ इरिटेशन और देयर इज कंप्रेशन, कुछ भी अगर उन नर्व्स के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है दे कैन प्रेजेंट एज न्यूरैल्जियाज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरैल्जिया दैट वी शुड टॉक अबाउट हियर इज योर ट्राइजेमिनल neuralgia, okay? So here patient will have electric shock like sensation on different, it may be V1, V2, V3 division, okay? So there are different divisions of the nerve and accordingly patients को electric shock like sensations आते हैं which are episodic, and the episodes can be from 3 to 4 per day to around 100 per day. So there it is also called as the suicide disease because of the severity of pain. So it is a very very terrible condition from which the patient can suffer. MRI आप जब इन पेशेंट्स का करते हैं तो you can see some tortuous vessels around the trigeminal nerve, okay? So आपको कुछ blood vessels दिखेंगे around the nerve which can be the cause of this trigeminal neuralgia.
So this includes all the extracranial pathologies. So in this video we have talked about various intracranial causes, which included space occupying lesions and non-space occupying lesions. Then we have talked about the extracranial causes, like the sinusitis, giant cell arteritis and trigeminal neuralgia. तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सेकेंडरी हेडेक के जितने भी कॉजेज होते हैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश की है। आगे वाले वीडियोस में वी विल टॉक अबाउट द प्राइमरी हेडेक्स एंड उसकी क्या पैथोलॉजीज होती है, वो हेडेक्स क्यों होते हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो इस तरीके के डिफरेंट वीडियोस हम आगे लेके आने वाले हैं। होप करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, and it gives us the confidence that we make more and more such kind of videos. आपको अगर कुछ हेडेक के प्रॉब्लम्स हैं और आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को क्रोनिक हेडेक है, तो आप उनसे रिलेटेड हिस्ट्री हमारे कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प इन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। थैंक यू।